देखो, आज से हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, और आने वाले कम से कम 50 क्लासों में आपका पूरा एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंशिएंट इंडिया के टॉपिक लगभग होंगे 50 से 55 क्लासेस। कितनी क्लासेस? 50 से 55। देखो, तुमने अगर पीवाईक्यू एनालाइज किया हो, कर रहे हो, तो अगर पीवाईक्यू एनालाइज किया है तो देखना 2011 से लेकर 2016-17 तक पूरे जीएस के फर्स्ट पेपर यानी प्रीलियम से एंशिएंट इंडिया पूरी तरह से क्या हो गया था? गायब हो गया था। तो लोग बिना पढ़े चले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये था कि पेपर में प्राचीन भारत आ ही नहीं रहा है। और यूपीएससी ने फिर से दांव खेला। कब? 2018 में। तो बहुत भयानक, जब एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा था और लोग एंशिएंट इंडिया छोड़ के चले जा रहे थे, अचानक से अगले साल यूपीएससी ने 11 क्वेश्चन कहाँ से उठा लिए? प्राचीन भारत से। ठीक है, और 2018 से लेकर आज तक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसकी संख्या लगातार, मतलब 7 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक बनी हुई है। ठीक है, पेपर तुम्हारा 26 से देना है। तो ये टॉपिक अगर सही से पढ़ लोगे, यानी 50 लेक्चर देख लोगे, तो इसमें से विश्वास मानो आपके 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन करने की हैसियत में आ जाओगे। तो ध्यान रखना, अब अगर क्लास शुरू कर रहे हो एंशिएंट इंडिया की तो गैप मत करना। ठीक है ना? तो पहले देखो, हिस्ट्री पढ़ने से पहले तुम ये देखो कि जब हिस्ट्री को काल खंडों में बांट के पढ़ेंगे हम, किसमें? तो 3 प्रकार की हिस्ट्री होती है। कौन कौन सी? एक है प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है ऐतिहासिक हिस्ट्री। यानी एंशिएंट इंडिया के तहत हम 3 प्रकार की इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? व्हाट इज प्री हिस्ट्री? तो हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक का मतलब है इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना मिला हो, यानी इसका इतिहास से पूरा तत्व के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, और इसमें लिखित साक्ष्य की जानकारी नहीं होगी। ऐसे इतिहास को क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के तहत इतिहास में हम पाषाण काल को रखेंगे। किस में रखते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल के 3 भाग, जैसे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। यानी प्राग ऐतिहासिक काल के तहत हम भारतीय इतिहास के पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, पाषाण का मतलब स्टोन एज। स्टोन एज, इस काल के लोगों के पास कोई भी लिखित जानकारी नहीं थी। औजारों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया और यह कहा गया कि पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पुरा पाषाण का मतलब होता है पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण का मतलब है मीजोलिथिक, और नव पाषाण का मतलब होता है नियोलिथिक। चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, इस काल से क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं। ठीक है, और वो जो आएंगे क्वेश्चन वो तब भी नहीं कर पाओगे चाहे जितना क्लास पढ़ लो। तो अगर टाइम मिला तो पढ़ा देंगे, अदरवाइज इसको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ आद्य ऐतिहासिक। इतिहास का ऐसा कालखंड, क्या बोला हमने? इतिहास का ऐसा कालखंड जिसकी लिखित जानकारी हमें है, लेकिन उस लिखित जानकारी को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। क्या नहीं किया जा सका? यानी इस कालखंड के पास
कुछ लिखित सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन ऐसी लिखित सामग्री हमारे लिए क्या है, अपठनीय है, यानी आज तक हमने उसको पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री क्या होती है, जिसकी लिखित जानकारी है और उसके बारे में हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं। जैसे वैदिक साहित्य के बारे में लिखित जानकारी है और उसको पढ़ा भी जा चुका है। जैसे मौर्यकाल के बारे में लिखित जानकारी है, उसको पढ़ा जा चुका है। जैसे गुप्त काल में लिखित जानकारी है, उसको पढ़ा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास उनकी स्वयं की लिपि थी, लेकिन वह लिपि आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं पढ़ी है। तो आज हम कौन सा इतिहास पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहीं से प्राचीन भारत की शुरुआत मानी जा रही है। हालांकि यहां से हो रही है, लेकिन ये ज्यादा एज नहीं पूछा जाता। कहां पर, चाहे यूपीएससी के पेपर हो, चाहे किसी भी पीसीएस के एग्जाम हो, एक आध क्वेश्चन आते हैं और वो चाहे पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, नहीं होने हैं। ठीक है, आगे चले। अब तो आज का टॉपिक शुरू करो, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, ये बहुत व्यापक टॉपिक है और इसको कई कालखंडों में या कई पोर्शंस में या कई पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर सिंधु घाटी की बात करें तो इसका सामान्य परिचय क्या है, हम किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं। तो इसका मोटा मोटा पहले बैकग्राउंड, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है, यानी क्या ये सभ्यता सिर्फ भारत में है या पाकिस्तान में भी है या अफगानिस्तान में भी है। ठीक है, तो इसका विस्तार पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसका समय काल, टाइमलाइन क्या है इसकी, यानी ये जो सभ्यता है ये आज से कितने हजार साल पहले अस्तित्व में आई थी। ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें समकालीन सभ्यताओं के बारे में। क्या जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता है उसी समय क्या विश्व में कई सभ्यताएं और भी हैं, अगर हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से उन सारी सभ्यताओं का संबंध क्या है। क्या सिंधु घाटी का उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ या मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से निकली। तो सब कैसा है, ये सारा जो इतिहास हम पढ़ेंगे वो किस पर आधारित है, अनुमान। समझ में आया। ये सभ्यता है कैसी, तो तुम जब पढ़े होगे कभी तो ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, यानी पूरी तरह से अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है। तो नगर है, नगरी सभ्यता है, तो नगर के कुछ साक्ष्य होंगे। तो इसका नगर नियोजन पढ़ेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे बसे थे। ठीक है, नगर नियोजन के बाद इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यानी यहां के लोग जो रह रहे थे उसका समाज कैसा था। सामाजिक व्यवस्था के बाद हम पढ़ेंगे इनका राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, हाँ या ना। राजनीतिक व्यवस्था के बाद ये अर्थ के मामले में कैसे हैं, क्या ये बंद सभ्यता है या ये खुली सभ्यता है। क्या इस सभ्यता के लोगों का व्यापार किसी अन्य सभ्यता से हो रहा है तो क्या हो रहा है और किन सभ्यताओं से हो रहा है, या ये सिर्फ आपस में ही सीमित है ना। इसके बाद इसकी धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे हम कि यहां के लोग कैसे थे, क्या धार्मिक लोग थे या धर्मनिरपेक्ष थे, किसी खास देवता की पूजा करते थे या सभी लोग को पूजते थे। ठीक है, फिर इसके बाद इसके प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कोई सभ्यता है, इसके पहली बार खोज किसने की, तो तुम्हें पता होना चाहिए दयाराम साहनी 1922 में हड़प्पा नामक स्थल खोजा। क्या खोजा, और हड़प्पा नामक जब स्थल खोजा तो इसी के नाम पे इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, एक और इसी में हम देखेंगे
कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम का इतिहास क्या है? क्या जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं उसके क्या अन्य नाम हैं? तो हाँ, अन्य नाम है। कौन कौन से? पहला नाम हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद दूसरा नाम, इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, हाँ या ना? या ये नगरी सभ्यता है तो इसे प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। समझ में आया? इस सभ्यता के लोग तांबे को टिन से मिलाकर एक नई धातु प्राप्त कर चुके थे जिसको हम ब्रोंज या कांस्य के नाम से जानते हैं। तो इसका एक अन्य नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य नाम है, किन आधारों पर नाम रखा गया, इसका भी चर्चा की जाएगी। और आखिरी में, इतनी बड़ी सभ्यता जो लगभग 2350 से लगभग 600 साल तक जो अस्तित्व में थी, वो अचानक से उसका पतन किन कारणों के वजह से हो गया। तो जब हम इतने बिंदुओं पे चर्चा कर लेंगे तब हम सिंधु घाटी सभ्यता को सही से समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा था। ठीक है, एक एक पॉइंट उठाकर बढ़िया से चर्चा करते हुए चले जाओगे और जब सिंधु घाटी सभ्यता पूरा कंप्लीट हो जाए, 3 क्लासों में हो जाएगा, ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो जाके PYQ देखना और PYQ के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आपकी पढ़ाई ठीक है, मास्टर जो पढ़ा रहा वो भी ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो चाहे जितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, UPSC के लिए बेकार है। समझ गए? ले आए एक एक पॉइंट करके। चलो आ जाओ, सामान्य परिचय किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय। तो पहली हेडिंग क्या है? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन है, इसकी शुरुआत या मोटा मोटा कहें 1922 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की और खुदाई करके बताया कि एक सभ्यता भूमि के अंदर दफन है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। 21-22 कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन 1922 से पहले भी इसके साक्ष्य निकाले गए, खोजे गए, लेकिन दबा दिए गए, इन पर चर्चा नहीं की जा चुकी। तो पहली बार अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल की जानकारी किसको मिली, तो तुम बताना 1826 में चार्ल्स मैसान, चार्ल्स मैसान ने हड़प्पा के एक स्थल को खुदाई की और खुदाई करके कुछ साक्ष्य पाए। क्या किया? कुछ साक्ष्य पाए और उन्होंने पहली बार कहा कि इस धरती के नीचे कोई एक अन्य सभ्यता भी थी जिसको 6000 साल पहले, यानी 5000 साल पहले, जिसका अंत हो गया है। तो सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है? लेकिन इनकी जानकारी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मामला रफा दफा हो गया। ठीक है, 1853 में 2 भाई ब्रेटन ब्रदर्स, देखो 1853 ये वही समय है ना जब भारत में पहली बार ट्रेन चल रही है, बंबई से थाने। याद आया? क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते होंगे। भारत में पहली ट्रेन कब चली? तो जब ट्रेन चली तो ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक बिछ रहे होंगे। ब्रेटन ब्रदर्स की अध्यक्षता में लाहौर से लेकर कराची तक, कहां से लेकर? लाहौर से लेकर कराची तक एक रेलवे ट्रैक की खुदाई हो रही थी। इस रेलवे ट्रैक की खुदाई के समय कुछ साक्ष्य पाए गए जो किससे संबंधित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन फिर भी इसमें भी ध्यान नहीं दिया गया। तो 1826 याद रहेगा, 1853 याद रहेगा। फिर धीरे धीरे समय चलते चलते हम कहां पहुंच गए? 1921। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
जिसकी अध्यक्षता जॉन मार्शल साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जॉन मार्शल। इन्होंने एक भारतीय वैज्ञानिक दयाराम साहनी को खुदाई का कार्य सौंपा। ठीक है। और जैसे ही दयाराम साहनी ने खुदाई की, पाकिस्तान के माउंट गैमरी जिला, वर्तमान में कहां पर? माउंट गोमरी जिला में खुदाई करके ये पाया कि यहां पर कोई एक सभ्यता विद्यमान थी। कितने साल पहले? 5 साल पहले, सॉरी 5000 साल पहले। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यानी 1826 से जो कार्य शुरू था उसको अंतिम सफलता कब मिली? 1921। और 1922 में जब खुदाई शुरू हुई तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोज लिया। ठीक, जब कोई नई चीज मिली, अब इस पे काम ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है। और 2 साल बाद 1924 में राखल दास बनर्जी ने इसका दूसरा जिला या दूसरी जगह मोहनजोदड़ो भी खोज दी। ठीक है। और वर्तमान तक इसकी खोजें जारी हैं, खुदाई चल रही है। और ये चलते चलाते 1921 से लेकर 2025 तक, अगर कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, तो आप कहेंगे लगभग 1500। इन 1500 में से 1000 स्थल कहां पे हैं? भारत में। 500 स्थल लगभग कहां पर हैं? पाकिस्तान में। और 2 स्थल, कितने? 2 स्थल कहां पर? अफगानिस्तान। तो ये संख्या क्या याद रखोगे? हर एक जिले को हर एक स्थल का नाम याद रखोगे क्या? नहीं इसके। लेकिन ये संख्या कम है ना। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे 2 स्थलों के नाम बताओ जो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। तो कौन से हैं? पहला शोरतुघोई और दूसरा मुंडीकाक। आई बात समझ में? तो 1826 से जो प्रयास शुरू किया गया, 1921 आते आते हमें सफलता प्राप्त हो गई और हमने पाया कि जमीन के नीचे एक अन्य सभ्यता भी 5000 साल पहले हुई थी, जो कैसी थी? पूरी तरह से नगरीय सभ्यता। अब यहां खेल तमाशा देखो क्या होगा। खुज गया कौन सा स्थल? आईबीसी के स्थल, यानी आईबीसी की सभ्यता का खोज हो गई। अब जैसे ही खोज होगी, कब हुई है खोज? रिलेट करो। 1921 का टाइम कैसा है भारत के लिए? गुलाम है ना भारत। भारत पर किसका अधिकार है? और इस समय राष्ट्रवाद अपने चरम पर धीरे धीरे जाने का प्रयास कर रहा है, हाँ या ना? ऐसे में अंग्रेज क्या मानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत की है? मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अंग्रेज जब से भारत आए तब से वो क्या ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है। किसका देश है? ऐसा सपेरों का देश इतनी सभ्य सुनियोजित सभ्यता का जनक नहीं हो सकता। यानी जो सभ्यता पाई है तुमने, ये तुम्हारी नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए और उन्होंने आपको एक शहरी सभ्यता दे दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर ऐसे में राष्ट्रवाद जब बढ़ रहा है, ऐसे में अगर अंग्रेज मान लेते कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीयों की ही है, तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना और तेजी से बढ़ जाती। अभी तक भारतीयों के मन में क्या है? तुम्हें पता है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है? ये क्या है? ये क्या है व्हाइट मैन बर्डन? तो देखो, जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया, यानी जहां जहां अंग्रेजों ने अपने गुलाम या उपनिवेश बनाए,
वहां पर देखो, अच्छा ये बताओ, तुम अपने ऊपर किसी को अधिकार स्थापित करने दोगे? स्थापित कब करने दोगे? जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सभ्यता कमजोर है और तुम्हारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई अन्य तुम्हारे ऊपर अधिकार कर रहा है, तभी तुम अपने आप को कमजोर मानते हुए दूसरे की शक्ति को स्थापित करने का प्रयास करोगे। ऐसे में इनका क्या कहना है कि हमने आपको गुलाम बनाया है, लेकिन इस गुलामी में हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा ये व्हाइट मैन बर्डन है। क्या व्हाइट मैन मतलब? अंग्रेज। ये हमारे ऊपर बर्डन है, बोझ है कि हम आप जैसे असभ्य देश को सभ्य बनाने के लिए आप पर अधिकार स्थापित कर रहे हैं। देख रहे हो? अब ऐसे सोच वाले व्यक्ति क्या भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को मान्यता प्रदान करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इन्होंने शुरू से क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से आई हुई प्रतीत होती है। अब जब ये बताएंगे तो कुछ साक्ष्य देंगे। वो साक्ष्य का खंडन करने के बाद हमारे कुछ भारतीय इतिहासकार क्या कहेंगे कि ये बकवास है, मेसोपोटामिया से कोई नहीं आए, बल्कि हम ही इतने ज़्यादा क्या थे, इतने ज़्यादा विकसित थे कि ये जो सभ्यता मिली है ये हमारी देन है ना। ये काम चलेगा, कहानी चलेगी, विवाद होगा, अभी बताएंगे कैसे विवाद। तो तुम्हें समझ में आया सामान्य परिचय, हम किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? एक ऐसी सभ्यता जो लगभग 2350 ईसा पूर्व से अस्तित्व में आई और लगभग 1750 बीसी तक रही। इसके बाद वैदिक सभ्यता के लोग आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। एक पॉइंट ये है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि एक बाढ़ आई और बाढ़ से सारी सभ्यता डूब गई। एक इतिहासकार का एक अन्य वर्ग कह रहा है कि कोई महामारी फैली और पूरे लोग खत्म हो गए। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या लिखित साक्ष्य हैं? हमारे पास सिर्फ अनुमान के आधार पर पढ़ो और पढ़ के आगे निकल जाओ। वास्तविकता क्या थी इसकी सही जानकारी आपको कब मिलेगी? जब टाइम मशीन का आविष्कार हो जाएगा और कोई व्यक्ति इस समय जाकर देख लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय है कि मेसोपोटामिया की है या कहीं और से आई है। आया ना? ठीक है, विस्तार, इसका सामान्य परिचय समझ में आ गया। अब आ जाओ विस्तार। किसका? एक्सपेंशन कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो देखो, चलो देखो, एक्सपेंशन की बात करें तो इसने थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप अपना के रखा है। कैसा ट्रायंगुलर शेप? देखो कैसे। सबसे नॉर्थ पॉइंट इसका कहां पाया गया? जम्मू कश्मीर। जगह का नाम मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा। कहां पर स्थित है? सबसे पश्चिमी बिंदु। अच्छा, ये क्या है? पाकिस्तान। और ये क्या है? ईरान। यहां पर ईरान और पाकिस्तान की बाउंड्री में, ईरान और पाकिस्तान की बाउंड्री में एक जगह है सुत कांगेडोर। ये इसका पश्चिमी बिंदु है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सुत कांगेडोर। ये एक जगह है जिसका नाम आलमगीरपुर। कहां पर है? वर्तमान के मेरठ में। ये इसका सबसे पूर्वी बिंदु है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये सबसे उत्तरी, ये सबसे पश्चिमी, ये सबसे पूर्वी, और एक यहां पर यह बिंदु महाराष्ट्र का दायमाबाद। कहां पर है? महाराष्ट्र में। यह सबसे दक्षिणी बिंदु। तो देखो,
कैसी आकृति है? ट्रायंगुलर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ट्रायंगुलर फॉर्म में हुआ है, जिसका सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर का मांडा, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर, कहां पर? भारत, पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री पर, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर मेरठ और सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र। अब देखो पैटर्न समझो, यूपीएससी ने इस बार क्या क्वेश्चन पूछा है? हाँ, इस बार उसने 16 महाजनपद में से कौन से महाजनपद किस नदी के किनारे पूछा? अस्मक पूछा था, और पूछा अस्मक किस नदी के किनारे है। हाँ, जैसे और कौन सा पूछा था उसने? चलो जो भी है, यानी अब वो पूछ रहा है, मुख्य स्थल पूछ रहा है, स्थल के साथ उसकी जानकारी, ये नहीं पूछ रहा कहां पर है, वो क्या पूछ रहा है? किस नदी के किनारे है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये पूछे कि सुतकांगेडोर किस नदी पे है, या जम्मू कश्मीर का मांडा किस नदी किनारे है, या दायमाबाद किस नदी किनारे। तो याद रखना, ये जो मांडा है किस नदी किनारे है? चिनाब। ठीक। सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान और ईरान की सीमा पे है, यह किस नदी किनारे है? ये दास नदी किनारे है। दायमाबाद महाराष्ट्र सबको पता है, गोदावरी। अगर ऑप्शन में गोदावरी ना हो तो इसकी सहायक नदी है एक प्रवरा, या तो गोदावरी होगा, और गोदावरी नहीं होगा तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा। इस नदी के किनारे दायमाबाद की स्थिति स्थित है। और ये मांडा, सॉरी आलमगीरपुर मेरठ कहां पर है? हिंडन नदी के किनारे। तो तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता के 4 पॉइंट याद हुए। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जो किस नदी किनारे है? चिनाब। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर जो किस नदी किनारे है? दास नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी बिंदु गोदावरी और या प्रवरा, और सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर हिंडन नदी। समझ में आई? ये पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया लगभग 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। किसी किताब में 20 लिखा, किसी में 21 लिखा, किसी में 22, लेकिन सही लोकेशन देखो अभी भी क्या है? खोजे जा रही है। कल को यहां कोई मिल गया तब तो बढ़ जाएगा, लेकिन आज की बात करें तो कितना है? 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी विस्तारित एक सुनियोजित सभ्यता है, एक प्लान्ड, एक बढ़िया से व्यवस्थित सभ्यता का विस्तार हुआ था। कहां से कहां तक? ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, विस्तार में देखो कितने देशों में विस्तारित है सिंधु घाटी सभ्यता? कितने देशों में विस्तारित है? पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा हमारा देश भारत। कितने स्थलों की खोज हो चुकी है? लगभग 1500। अफगानिस्तान में कितने हैं? 2 स्थल, पाकिस्तान में 500 स्थल और इंडिया में 1000 स्थल। तो अफगानिस्तान के 2 जिले कहां कहां? सोरतुगुई और मुंडीकाक। यस और नो? ये पाकिस्तान में जो 500 स्थल पाए गए हैं, ये कितने प्रांतों में फैले हुए हैं? 3 प्रांतों में। कौन कौन सा? पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और पाकिस्तान का ही वर्तमान का पंजाब। पंजाब 2 हैं, एक पाकिस्तान का एक भारत का। तो पाकिस्तान के जो 500 स्थलों की खोज हुई है वो कितने प्रांतों में है? 1, 2 और 3। इसी तरह से जो 1000 स्थल खोजेगा कहां पर? इंडिया। ये कितने प्रांतों में, कितने राज्यों में? 7। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा यूपी, 5वां राजस्थान, 6ठा गुजरात और 7वां
सिंधु घाटी का कोई भी स्थल किन राज्यों में नहीं पाया गया? तो इन सातों के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा लगा देना। पाकिस्तान के 3 प्रांत और भारत के 7 स्टेट, याद रखोगे। इन 7 राज्यों में निकले, बाकी और भी कहीं भी उत्खनन सिंधु घाटी के संबंध में नहीं किया गया। ये बस, हाँ, फिलहाल नहीं किया कि अब कोई आगे मिल जाए तो मिल जाए, तो नया जोड़ लेंगे, है ना। यानी 7 राज्य भारत के और 3 राज्य पाकिस्तान के, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। समझ गए? आगे चले, यहां तक समझ गए ना। चलो नेक्स्ट देखो, इसका समय काल। तो समय काल निकालने का आधार क्या है? लिखित जानकारी नहीं है। हमने उत्खनन किया, उत्खनन करके कोई पत्थर मिला, मूर्ति मिली। अब यह मूर्ति किस समय काल की है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करोगे? तो तुमने सुना है कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन काल नहीं है, इसकी कार्बन की क्वांटिटी बताकर यह बताया जाता है कि वो कितने साल पुराना है। देखो क्या होता है कार्बन 14 डेटिंग में, क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पत्थर है, ठीक, अरे पानी वानी मत पियो, पानी से कुछ नहीं होगा। ये क्या है? पत्थर है, इस पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। जब तक इस पत्थर पे सूरज का प्रकाश पड़ता रहेगा, यहां पे नाइट्रोजन बनता रहेगा। समझ में आई क्या कहा? इस पत्थर या मूर्ति में अगर जब तक सूरज का प्रकाश पड़ेगा तब तक नाइट्रोजन बनता रहेगा। समय बीतेगा, ये पत्थर ढक जाएगा, किससे? किससे? मिट्टी, पेड़ पौधों से, रेत से। जैसे ही इसमें सूरज की रोशनी पड़ना बंद हुई, नाइट्रोजन धीरे धीरे क्षरित होने लगेगा। क्या होने लगेगा? जो नाइट्रोजन यहां बना है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। इस रिड्यूस की क्या होती है, एक कैलकुलेशन है। यानी नाइट्रोजन के 20 अणु अगर हैं तो ये आधे कितने साल बाद होंगे? 57 साल बाद। तो 5700 साल बाद जो 20 एटम थे अणु नाइट्रोजन के, कितने बचे? 10 का आधा कब होगा? 57 साल बाद। अब कितने बचे? और 5 नाइट्रोजन आधे कब होंगे? 2.5 अणु कब बचेंगे? तो वर्तमान में जो पत्थर खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के, जो उत्खनन में प्राप्त हुआ है, उसमें नाइट्रोजन की अणु संख्या कितनी है? 2.5। अब सोचो 20 से 2.5 पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको? 5, 10, 15, कितने? लगभग 16,000 साल। ये 5700 याद रखना, ठीक है? समझ गए? अब बताओ इस समय टाइम क्या चल रहा है? 2025। वर्तमान में हमने पता इसकी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड निकाला। क्या निकला? 2350 से लेकर 1750। कितना दूर है ये? आज से कितने साल पहले की बात हो रही है? आज क्या चल रहा है? 2025। आज से ये कितने साल पुराना है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है, 2350 से 1750। यानी 2350 सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ और 1750 में उसका पतन हो गया। और आज क्या चल रहा है? तो ये आज से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये लगभग 2000 साल तो इसके ले लो, मोटे मोटे 1 एडी तक आने जाने, है ना। 1 एडी आते आते 2000 साल हो गए, और 2300 साल ये है, तो कितने हो गए? 4300 साल। अब सोचो इस समय जब कैलकुलेशन समझ गए, इस कैलकुलेशन के आधार पर पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 बीसी में अस्तित्व में आई थी, और 600 साल रहने के बाद इसका पतन हो गया। याद रखोगे? कई सारी किताबों में इसमें टाइम अलग अलग लिखा है, तो जैसा जो इतिहास का लिख के चला गया हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे ऑथेंटिक टाइम अगर कहे तो ये मान के चलोगे। आ गया? पक्का? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आ गया? तो क्या क्या देखा हमने?
पहला क्या देखा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा काल है, ये आद्य ऐतिहासिक काल है, मतलब इसकी लिखित जानकारी, लिखित साक्ष्य या लिखित लिपि है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो हम जो भी अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पूरी तरह से क्या होगा, अनुमानों पर आधारित होगा, है ना। दूसरा क्या पढ़ा, इसका परिचय में क्या कहा कि 1826 से चार्ल्स बैसान के प्रयास किए गए, लेकिन उनके प्रयास दबा दिए गए। 1853 में ब्रेटन ब्रदर्स द्वारा जब लाहौर से कराची का रेलवे ट्रैक डल रहा था, तो उस समय कुछ साक्ष्य मिले। फिर 1921 में आते आते दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के प्रयासों से हड़प्पा सभ्यता खोज ली गई, है ना। अब आ जाओ इसका नामकरण, किसका, सिंधु घाटी। तो नामकरण क्यों कब करोगे, किसी खास कोई करेक्टर हो उसके आधार पर नामकरण होगा। तो करेक्टर क्या है, सबसे पहला स्थल कहां खोजा गया, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसको किस नाम जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये नाम क्यों पड़ा, ये नाम क्यों पड़ा, हाँ ये देखो, ये जा रही है कोई सिंधु नदी भारत के ऊपर से, है ना। तो देखा गया जब खुदाई हुई तो बहुत सारे स्थल सिंधु घाटी के आसपास थे, और ये अनुमान लगाया गया कि जो सभ्यता विस्तारित है वो सिंधु नदी के ही आसपास है। इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना गया। इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये क्या मतलब है, तो देखो पुराने समय में, गुजरे समय में, ये कौन सी नदी है, इंडस। ये कौन सी नदी है, गंगा। एक नदी थी जो सिंधु और गंगा के बीच से बह रही थी, जिसे हम सरस्वती, ये बाद में विलुप्त हो गई। उसकी जगह पे घाघरा हक्कर नदी इस समय चल रही है। तो देखा गया जब उत्खनन जारी रहा तो सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के आसपास के जो स्थल हैं उससे कई गुना ज्यादा जो स्थल पाए गए वो कहां पाए गए, इस सरस्वती नदी के आसपास। जब देखा गया कि यह सिंधु नदी से ज्यादा स्थल तो सरस्वती नदी के आसपास है, तो इसे किस नाम से जाना गया, सरस्वती घाटी सभ्यता। यहां तक समझ आ गया। फिर इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, क्या है, प्रथम नगरीय सभ्यता। यानी ये ऐसी पहली सभ्यता थी जिसमें नगर नियोजन बहुत सुव्यवस्थित था, यानी यहां पे नगरों की संख्या सर्वाधिक थी, जिस वजह से इसको क्या कहा गया, नगरीय सभ्यता। और एक नाम और है जिसको कांस्ययुगीन सभ्यता। क्यों, क्योंकि यहां पे रहने वाले लोग कॉपर से पहले से परिचित थे। कॉपर में टिन मिलाया इन्होंने, क्या मिलाया, और एक नई मिश्रित धातु प्राप्त की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यानी इस काल के लोग ब्रोंज नामक मिश्रित धातु से भली भांति परिचित थे। इस कारण इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कितने नाम याद रखोगे, चाहे हड़प्पा हो, चाहे आईबीसी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे प्रथम नगरी हो, चाहे कांस्ययुगीन हो। किसकी बात कर रहा है ये, आईबीसी की। आ गई बात समझ में। तो तुमने विस्तार देखा, सॉरी परिचय देखा, विस्तार देखा, उसके बाद समय देखा, कार्यकाल देखा, और ये देखा तुमने इसका नामकरण। नेक्स्ट देखो, अन्य समकालीन सभ्यताओं से तुलना। किसकी, तुलना में कुछ सभ्यताएं इस समय विद्यमान थी जब भारत में या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के क्षेत्र में आईबीसी चल रही थी 2350 से लेकर 1750। इस समय काल में विश्व में कई अन्य जगह पे भी सभ्यताएं विकसित थी। कौन कौन सी, देखो दिखाते हैं। जनरेट चालू करो एक मिनट।
ये कौन सी? हड़प्पा। हड़प्पा का विस्तार देखो, ये पूरा त्रिभुजाकार है कि नहीं है? ये है। इस समय यानी 2350 से लेकर 1750 बीसी तक, इसके अलावा देखो तुम्हें कितनी सभ्यता दिख रही है? तो पहली तुम्हें देखी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली के पास बसी थी, पहली। दूसरी देखो इससे आगे एक इजिप्ट सिविलाइजेशन है जो नाइल नदी पे बसी थी, और एक इसी कंटेम्परेरी सभ्यता चाइना में भी बन रही है, जो होंगहो वैली के आसपास, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित हो रही थी उसी समय मेसोपोटामिया भी थी, उसी समय इजिप्ट की सभ्यता भी थी, और उसी समय चाइना की सभ्यता भी थी। हमें साक्ष्य मिलेंगे। देखो, क्या व्यापार संभव है यहां से? दिमाग लगाओ। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया से जुड़े थे? तो ये रास्ता देखो, यहां से निकले हम, कौन सी खाड़ी है ये? फारस की खाड़ी से पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गए? पहुंच गए इराक। या यहां से भी तो आ सकते हैं स्थल मार्ग से। तो मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कनेक्ट थे दोनों रास्तों से, चाहे वो स्थल मार्ग हो और चाहे वो जलीय मार्ग हो, हाँ या ना? यानी व्यापार तो होगा, नो डाउट। ये श्योर है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता व्यापारिक संबंधों से एक दूसरे से जुड़ी थी। कपास से जानकार है इनको, कपास कपास पैदा कर रहे हैं, गेहूं पैदा कर रहे हैं, जौ पैदा कर रहे हैं, ये सब चाहता है, और यहां से सोना आएगा भी, व्यापार है। ठीक है। इसी तरह से क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इजिप्ट पहुंचेंगे? तो हाँ पहुंचेंगे। अरब सागर से निकले, इस खाड़ी को पार किया, गल्फ ऑफ अकीबा, और कहाँ पहुंच गए? स्वेज कैनाल पहुंच के इजिप्ट से व्यापार किया और वापस आ गए। तो ये रास्ता तो ये है ना? नहीं है? रास्ता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कि नहीं आगे? पहले बताओ। यानी व्यापार इनसे भी है और व्यापार इनसे भी है। बताओ, इनसे व्यापार के साक्ष्य क्यों नहीं मिले? दिमाग लगाओ। ये क्या है? दिमाग लगाओ। चाइना वाली सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी व्यापारिक साक्ष्य क्यों नहीं मिले? अरे पागल, क्योंकि ये कौन सी वो है रेंज? हिमालय। और हिमालय पार करना सबके बस की बात नहीं है। नहीं, इतना बड़ा पहाड़ है, कैसे तुम इसके जानोगे? यहां कोई सभ्यता है भी कि नहीं, उनको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि 8000 मीटर ऊंचा कौन सा खड़ा है? हिमालय। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब जैसे ही सभ्यता में व्यापारिक आदान प्रदान होगा तो यहाँ के कुछ साक्ष्य यहाँ पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? व्यापार होगा तो व्यापार में मोहरें इधर से इधर आएंगी कि नहीं आएंगी? कुछ मोहरें यहाँ गई, कुछ मोहरें। संस्कृति का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? समाज का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? इस आदान प्रदान की वजह से कई इतिहासकारों ने कहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ है। ये कौन कहेंगे? अंग्रेज। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी हावी है, हाँ या ना? तो जब कुछ साक्ष्य मिलेंगे, साक्ष्य के आधार पर यह बताया जाएगा कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों एक दूसरे से जुड़े थे और मेसोपोटामिया से ही हड़प्पा का जन्म हुआ। अब बताओ, भारतीय इतिहास का उसको मानेंगे तो उसका खंडन करेंगे। समझ में आई? तो तुलना करोगे किसके बीच? मेसोपोटामिया और इंडस वैली के बीच। तो चलो तुलना करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन किसके बीच? एक तरफ आईबीसी और दूसरी तरफ सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है। जब ही हम तुलना करेंगे किसकी? दो सभ्यताओं के बीच, तो इतिहासकारों का दो वर्ग आपस में
बट जाएगा। एक वर्ग मानेगा कि मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, और दूसरा वर्ग मानेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही संस्कृति का चरम विकास है। ये कहेंगे अचानक से रातों रात कोई भी सभ्यता नगरीय नहीं हुई है, बल्कि एक क्रम है। क्या है? क्रमिक। कैसे? देखो, क्या रातों रात कोई भी नगर नगर हो जाएगा? तो नगर की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? ग्रामीण। यानी कोई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी विद्यमान थी। कहां पर? भारत में या भारत के आसपास क्षेत्र में। वहां पे धीरे धीरे विकास हुआ, वो ग्रामीण सभ्यता अर्धनगरी सभ्यता में परिवर्तित हुई, और धीरे धीरे अर्धनगरी सभ्यता नगरी सभ्यता में परिवर्तित हो गई। दो विचार समझ में आए? ये जो कह रहे हैं मेसोपोटामिया से आईवीसी का जन्म हुआ है, इसे विसरणवादी सिद्धांत कहते हैं। डिफ्यूजन थ्योरी क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? जैसे इस कमरे में बिल्कुल लाइट बंद कर दो तो क्या हो जाएगा? पूरा अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अचानक से आपने इस कोने पे मोमबत्ती जलाई, तो मोमबत्ती जैसे जलेगी प्रकाश कहाँ होगा? बिल्कुल उस कोने में, और धीरे धीरे प्रकाश। तो विसरणवादी का मतलब एक सभ्यता जो अपने मूल बिंदु पर पैदा हुई, और इस मूल बिंदु पर धीरे धीरे विकास हुआ, और विकास के बाद इस सभ्यता का विस्तार होता चला गया। विसरणवादी इस एक बिंदु से शुरू हुआ और किस में फट गया? समझ में आई? तो जितनी सभ्यताएं, सबका जनक कहां से बता रहे हैं? मेसोपोटामिया से। ये कौन सा सिद्धांत है? विसरणवादी। इसको कौन मानेगा? दिमाग लगाओ। इसको अंग्रेज मानेंगे या भारतीय इतिहास का मानेंगे? तो इसको मान रहे हैं, एक है सर्विस करके इतिहासकार, और दूसरे हैं जॉन मार्शल साहब। इनका मानना है, जॉन मार्शल या फेयर सर्विस इतिहासकार है, इनका मानना है कि मेसोपोटामिया से ही विभिन्न सभ्यताओं का जन्म हुआ है, जिनमें से सिंधु घाटी सभ्यता भी उनमें से एक है। इस बात को खंडित किया जाएगा किसके द्वारा? क्रमिकवादी सिद्धांत से। और ये कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरी सभ्यता थी, अपने शुरुआती चरण से नगरी सभ्यता नहीं रही, बल्कि पहले वो ग्रामीण सभ्यता थी, इसमें कुछ विकास हुआ, फिर वो अर्धनगरी में परिवर्तित हुई, और अर्धनगरी से विकास होकर ये पूरी तरह से क्या बन गई? नगरी सभ्यता। आई बात समझ में? पक्का? तो देखो अलग अलग चीजें, यानी पहला डालो विसरणवादी सिद्धांत। ये अपनी बातों को मजबूती प्रदान करने के लिए मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चलो एक काम करते हैं, बस ये कल से शुरू करेंगे, ठीक है? यानी विसरणवादी और क्रमिकवादी सिद्धांत ये कल में करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन देख लो। रिवीजन देखो, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को उठाया है और इसको पढ़ने की कसम खाई है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? पहला इसका परिचय पढ़ा, फिर इसका विस्तार पढ़ा। इसका विस्तार पढ़ते हुए देखा कि ये उत्तर में मांडा तक, पश्चिम में सुतकांगेडोर तक, पूरब में आलमगीरपुर तक, और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद तक फैली हुई है, जिसका टोटल एरिया लगभग 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। समझ गए? इस विस्तार के क्रम में हमने देखा था कि चिनाब नदी के किनारे क्या है? मांडा। ये मैच कराने को पूछा जाएगा। सुतकांगेडोर, ये जो स्थल है ये किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे। तीसरा दायमाबाद, ये है गोदावरी के किनारे। और चौथा आलमगीरपुर, ये है हिंडन नदी के किनारे। तो विस्तार में हमने ये सब चीजें देख ली। विस्तार के बाद इसका समय काल, तो समय काल में स्पष्ट जानकारी हमारे पास
नहीं है। कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर हमने ये प्रयास किया और उसका समय निकालने का प्रयास किया, और प्रयास करते हुए हमने क्या पाया कि 2350 बीसी से एक सभ्यता का जन्म हुआ जो 1750 बीसी में अपने पतन की ओर बढ़ गई। ठीक, तो परिचय, विस्तार, समय काल। अब क्या इस समय नामकरण, इस नामकरण में क्या देखा था हमने? तो क्या देखा था? हाँ, नामकरण में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कई अन्य नामों से हम उसको जानते हैं, जिनमें से हड़प्पा सभ्यता भी है। क्यों? क्योंकि पहला स्थल कहाँ पे मिला? हड़प्पा में। दूसरा, इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए। इसको प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितनी सभ्यताएं थी वो सब कैसी थी? ग्रामीण थी, और पहली सभ्यता ऐसी जिसके नगर नियोजन बहुत बेहतर तरीके से स्थापित है। इस वजह से इसको प्रथम नगरी सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट, इस सभ्यता के लोग तांबे और टिन से मिलाकर एक मिश्रित धातु कांस्य बना चुके थे और इसका व्यापक रूप से प्रयोग कर रहे थे, जिस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? और क्या देखा था? हाँ, अब तुलना करेंगे। तुलना में अब हम कल की क्लास में देखेंगे कि आईवीसी के ऐसे क्या क्या समानताएं हैं जो मेसोपोटामिया में भी पाई गई, या मेसोपोटामिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आईवीसी में पाई गई। इसके जानने के बाद हम इसका खंडन भी करेंगे, और खंडन में हम दोनों के मध्य क्या बताएंगे? कई सारे अंतर, और निष्कर्ष करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की अपनी सभ्यता है या मेसोपोटामिया से प्रभावित नहीं थी। ठीक है, कल की क्लास में एक लंबा टॉपिक हो जाएगा और परसों सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।